हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, अद्वैतवादी परिकल्पनाओं में कांट की वेब-राश परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इन दोनों परिकल्पनाओं को हमने पिछले लेक्चर में जो है एक एक वीडियो करके देखा और उनके बारे में, उनकी परिकल्पना के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे द्वैतवादी परिकल्पना। तो अभी तक हमने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है अद्वैतवादी परिकल्पनाओं के बारे में बताया कि जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने अपनी अपनी जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत, वो क्या थी और किस प्रकार से थी। तो चलिए हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कांट की वेब विराज परिकल्पना के बारे में, जिसका प्रतिपादन उन्होंने 1755 ईस्वी में किया। इनकी जो ये परिकल्पना थी वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जिसको उन्होंने 1796 में जो है प्रस्तुत किया। उसके बाद बात करते हैं हम द्वैतवादी परिकल्पना। तो जो ये लाप्लास की परिकल्पना थी, निहारिका परिकल्पना, ये कांट की जो परिकल्पना थी, हमने जो कांट की परिकल्पना पढ़ी, उन्हीं परिकल्पनाओं में जो दोष थे, जो आलोचनाएं की गई, उन्हीं को दूर करने का जो है लाप्लास महोदय ने प्रयास किया। तो उनकी परिकल्पना जो है एक प्रकार से कांट की वेब राष्ट्र परिकल्पना के दोषों को दूर करने के जो है आशय से उन्होंने दिया। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था अद्वैतवादी परिकल्पना। तो अद्वैतवादी परिकल्पना वे थी जो कि एक तारे से माना गया। जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने, खगोल शास्त्री जो थे उन्होंने, जैसे कि कांट महोदय हो गए, लाप्लास हो गए, कास्ते द बफन हो गए, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है या सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो एक तारे से हुई है। तो उसे हमने जो है अपनी सुविधा के लिए पढ़ने के लिए जो है मतलब कि अलग अलग भागों में रखा गया। तो इन्होंने एक तारे से बताया, तो इन्हें जो है अद्वैतवादी परिकल्पना कहा गया। कहीं कहीं पर आपको जो है एक तारक परिकल्पना के नाम से भी देखने को मिलेगा। तो जिन परिकल्पनाओं का अध्ययन हमने एक तारे के जो है संदर्भ में किया, उन्हें अद्वैतवादी परिकल्पना या फिर एक तारक परिकल्पना कहते हैं। आज हम बात करेंगे द्वैतवादी परिकल्पना। तो चलिए पहले देख लेते हैं द्वैतवादी परिकल्पना क्या होती है। उसके बाद हम द्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत आज बात करेंगे चैम्बरलिन की जो है ग्रहण परिकल्पना थी उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं द्वैतवादी परिकल्पना। तो द्वैतवादी परिकल्पना क्या होती है या क्या है। तो अद्वैतवादी परिकल्पना, अद्वैतवादी परिकल्पना जो हमने पढ़ा, एक तारक परिकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना एक से अधिक, खासकर दो तारे के संयोग से मानी जाती है। अभी तक हमने एक तारे से पढ़ा, लेकिन जो आपकी द्वैतवादी परिकल्पना है वो अद्वैतवादी परिकल्पना के विपरीत है। यहाँ पर बताया गया कि जो है पृथ्वी की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति जो है दो तारों से हुई है या फिर दो से अधिक तारों से हुई है। तो खासकर दो ही तारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहली परिकल्पना जो कि चैम्बरलिन ने अपनी ग्रहण परिकल्पना प्रतिपादित की थी। इन्होंने ये परिकल्पना जो है 1905 में प्रस्तुत की थी। तो चलिए देखते हैं इनकी इस परिकल्पना को। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इस परिकल्पना का प्रतिपादन चैम्बरलिन ने सन 1905 में किया। इस परिकल्पना का जो प्रतिपादन था वो चैम्बरलिन ने जो है 1905 में, कब किया, 1905 ईस्वी में जो है इसे प्रतिपादित किया। यह पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में उनकी ग्रहण परिकल्पना थी। कौन सी परिकल्पना थी, तो ग्रहण परिकल्पना थी। ये आपको याद रखना है कि जो चैम्बरलिन की परिकल्पना थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था ग्रहण परिकल्पना। आगे देखते हैं। तो इन्होंने क्या बताया अपनी परिकल्पनाओं में। इन्होंने सर्वप्रथम कहा, अभी तक जिन्होंने बताया अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत उन्होंने एक तारे से बताया। अब ये बात करेंगे ऐसा नहीं था, ऐसा था, अपनी परिकल्पना देंगे। तो इन्होंने कहा प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, एक सूर्य तथा दूसरा उसका साथी विशाल तारा। इन्होंने कहा ब्रह्मांड में पहले दो तारे थे, एक सूर्य नाम का तारा था, दूसरा उसका साथी विशाल तारा था। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा फिगर में। तो इनके कहने का आशय कुछ इस प्रकार से था कि एक विशाल तारा था, एक सूर्य तारा था। ये वेब गैसें हैं, गैस पुंज हैं। तो ये जो विशाल तारा था, इन्होंने बताया कि ये विशाल तारा जो है वृत्तीय पथ पर
जो है वृत्तीय पथ पर गति करते हुए धीरे 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 जो है सूर्य के निकट आता गया। क्या करता गया? सूर्य के निकट आता गया। उस समय जो आपका ये सूर्य था ये तप्त और गैसपूर्ण नहीं था। ये उस समय क्या था? एक चक्राकार और शीतल था, जो है ठोस कणों से निर्मित और चक्राकार शीतल था। ये आज के समय में जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं उस प्रकार से नहीं था। ये जो है चैम्बरलिन जी बता रहे हैं अपनी परिकल्पना में। तो इन्होंने आगे बताया कि ये जो तारा था, ये तारा ये घूमते हुए धीरे धीरे जो है सूर्य के निकट आता गया। ये विशालकाय तारा जो है सूर्य के निकट धीरे धीरे आता गया और इसके आकर्षण के कारण क्या हुआ? इसकी आकर्षण शक्ति के कारण जो है सूर्य के धरातल से, जो ये भी एक तारा था उस समय, तो इसके धरातल से जो है छोटे छोटे कण अलग होने लगे। ये पास आता गया तो और ये जो है इसके पास ये आता गया। तो जैसे कि चुंबक होता है तो छोटे छोटे जो कण होते हैं, अगर लोहे के हो गए या चुंबक का एक टूटा हुआ छोटा छोटा कण होता है, तो आप चुंबक अगर उसके पास ले जाएंगे तो उसे खींच लेता है। तो कुछ उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि जब इसके पास आता गया तो इसके जो सूर्य था इसके छोटे छोटे कण जो है टूटने लगे और जो है बिखरने लगे, निकलने लगे। सूर्य के धरातल से जो है असंख्य छोटे छोटे कण निकलने लगे। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य गैस व तप्तपूर्ण नहीं था, बल्कि वह ठोस कणों से निर्मित एवं चक्राकार एवं शीतल था। घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा आया, जिसकी भी हमने यहाँ पर बात की, वही विशालकाय तारा जो है इस सूर्य के पास घूमते हुए आया। तारे के आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण अलग हो गए। आगे इन्होंने कहा, अभी तक तो इन्होंने बताया कि सूर्य के धरातल से जो है असंख्य छोटे छोटे कण जो है अलग होने लगे। किसके कारण? जो विशालकाय तारा था वो उसके आकर्षण शक्ति के कारण। अब आगे इन्होंने क्या बताया कि ये जो बिखरे हुए कण थे, ये जो है बिखरे हुए जो कण थे, इन्हीं कणों से, इन बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु अथवा प्लेटिस्मल कहा जाता है। जो ये बिखरे हुए कण थे इन्हीं को ग्रहाणु भी कहा गया। मतलब कि इन्होंने अपनी ग्रहण परिकल्पना दी है तो इन्हें ग्रहाणु माना। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इन बिखरे हुए ग्रहाणुओं में कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे। इन्होंने क्या कहा कि जो कण बिखरे वे जो है ग्रहाणु ने कहा, तो जो बड़े बड़े ग्रहाणु थे, अब बिखरेंगे तो कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। आप देख पा रहे हो अगर कोई चुंबक आपस में लड़ता है या फिर उसके छोटे छोटे कण होते हैं तो उसमें कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। तो उसी प्रकार जो ये ग्रहाणु बिखरे वो कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो इन्होंने कहा कि ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे। जो ग्रहाणु जो है अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे, यही बड़े ग्रहाणु ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्र बने। किस प्रकार से बने? इनके कहने का आशय था कि जो बड़ा पदार्थ था, जैसे कि एक बड़ा पदार्थ हो गया, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे ये एक बड़ा ग्रहाणु हो गया, इसके आसपास ये छोटे छोटे कण हैं, तो ये क्या करता था? इनकी परिकल्पना है ये बड़ा, ये जो था केंद्र बना, ग्रहों का केंद्र बना। कैसे बना? ये जो छोटे छोटे कण थे इनको अपनी ओर आकर्षित करके अपने आप में जो है समाहित करने लगा, जोड़ने लगा, और इस प्रकार जोड़ते जोड़ते ग्रहों का निर्माण किया। ये इनकी परिकल्पना है। तो आगे देखते हैं। पृथ्वी भी जो है इसी सर्वप्रथम जो है पृथ्वी की भी रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु केंद्र से शुरू होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर हुई। ये इनकी परिकल्पना में बताया गया। फिर आगे कहते हैं, फलस्वरूप असंख्य ग्रहाणुओं ने सम्मिलित होकर, जो यहाँ पर हमने बताया ये बड़ा ग्रहाणु था, फिर छोटे छोटे ग्रहाणु जो है असंख्य ग्रहाणु आपस में जुड़ते गए, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। उसके बाद अभी तो यहाँ पर ग्रहों का निर्माण हुआ, अब हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो अर्थात पृथ्वी का भी निर्माण हो गया। अब बात करेंगे सूर्य कहाँ से आया। तो इन्होंने कहा सूर्य तारा का अवशिष्ट भाग वर्तमान सूर्य बना। अब वो जो सूर्य तारा था जिसके धरातल से छोटे छोटे ग्रहाणु निकले, छोटे छोटे कण निकले, उसमें जो अवशिष्ट भाग बचा, जो शेष भाग बचा, वो वर्तमान में जो हमारा सूर्य है वो है। ये इनकी परिकल्पना थी। तो इन्होंने इस प्रकार से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति बताई। लेकिन जो अन्य जो है भूगोलवेता थे, अन्य जो आपके साइंटिस्ट लोग थे, अन्य लोग जो थे, उन्होंने देखा कि ये जो बता रहे हैं इसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो इनकी आलोचना करना स्टार्ट किया। अब किस प्रकार से आलोचना की, किन किन आधारों पर आलोचना की, चलिए वो भी देखते हैं।
अनेक तकनीकी एवं गति संबंधी नियमों के आधार पर इस परिकल्पना की आलोचना की गई, अतः यह सिद्धांत जो है अब मान्य नहीं है। ये सिद्धांत जो इनका दिया इन्होंने, ये परिकल्पना जो बताई, ये इस समय जो है वर्तमान में मान्य नहीं है। तो इनकी परिकल्पना थी, उनकी किस प्रकार आलोचना की गई, क्या कहा गया उनकी आलोचना में, चलिए देखते हैं। इस परिकल्पना में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों को निर्माण काल से ही ठोस माना गया। इन्होंने अपनी परिकल्पना में बताया कि जो इनका निर्माण हुआ उस समय से लेकर अभी तक, उसी समय से ये जो पृथ्वी है और जो अन्य ग्रह हैं वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में इन्होंने माना। यह सही नहीं है। तो अन्य लोगों ने जो इनकी आलोचना की, उन्होंने कहा यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि पृथ्वी प्रारंभ में लंबे समय तक द्रव या गाढ़े पदार्थ के समान रही। क्या हुआ? गाढ़े पदार्थ के समान रही। अब ये कह रहे हैं तो इसका प्रूफ भी दे रहे हैं, जिसका आज भी प्रमाण लावा, उद्गार और ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में मिलता है। आज भी हमारे पृथ्वी के अंदर जो है लावा मिलता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिससे कि यह प्रमाणित होता है कि हमारी पृथ्वी अभी भी पूर्ण रूप से जो है ठोस नहीं है। और इन्होंने अपनी परिकल्पना में जो है शुरुआत से ही पृथ्वी को ठोस बताया, अन्य ग्रहों को ठोस अवस्था में बताया, जो कि गलत था। आगे देखते हैं। इन्होंने कहा सूर्य के निकट से गुजरे तारे का मार्ग वृत्ताकार था। इन्होंने कहा जो सूर्य के पास तारा आ रहा था उसका जो मार्ग था वो क्या था? वृत्ताकार था। तो आलोचना करने वालों ने कहा यह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड, जो ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड हैं, वे दीर्घ वृत्ताकार रूप में परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी आलोचना की गई। तो वर्तमान में इनकी जो ये परिकल्पना है वो मान्य नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य परिकल्पनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।